हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्चर आईक्यू। आज हम संसद पढ़ेंगे। आप इस इमेज में संसद भवन देख सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि संसद भवन का आकार कैसा है। तो संसद भवन का आकार वृत्ताकार है। तथा संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो संसद भवन का डिजाइन सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। अब हमारी सरकार एक नया संसद भवन बना रही है, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं तथा इस इमेज में उसके अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब जो नया संसद भवन बन रहा है उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार, ट्रेंगुलर। तथा इसका डिजाइन बिमल पटेल ने तैयार किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत 3 चीजों से मिलकर बना है: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यहाँ 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसे आपको एकदम कंठस्थ रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा को हम उच्च सदन या फिर अपर हाउस भी कहते हैं। तथा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। इसे हम निचला सदन या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं तथा निचला सदन लोकसभा को कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोकसभा पढ़ेंगे। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। इसे हम लोक प्रतिनिधि सभा के रूप में भी जानते हैं। अब लोकसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं, जिन्हें हम संसद कहते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्य विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं। वोट देने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 साल। कोई व्यक्ति 18 साल या 18 साल से ज़्यादा अगर है तो वह वोट दे सकता है। अब हम लोकसभा की संरचना की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें जो सदस्य संख्या हो सकती है वो अधिकतम 552 हो सकती है, जिनमें से 530 राज्यों से चुनकर जाते हैं तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर जाते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 550, क्योंकि 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर लोकसभा में नहीं जाते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आई होप आपसे ये गलती अब नहीं होगी। अगर लोकसभा में निर्वाचित अधिकतम सदस्य संख्या पूछे तो आपका आंसर 550 होना चाहिए। तथा एक क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोग को मनोनीत कर सकता है? तो 2 लोगों को। ये 552 सदस्य तो अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। इसे हम आपको बता चुके हैं कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन समय से पूर्व इसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग भी किया जा सकता है। अगर लोकसभा को 5 साल के पहले भंग किया जा सकता है, तो क्या कभी इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है? तो हाँ, जब देश में आपातकालीन की स्थिति हो तब हम लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। तो इसी को हम देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे बढ़ाने की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। संख्या की कोई सीमा नहीं होती, इसका मतलब क्या है?
मान लीजिए देश में आपातकालीन की स्थिति 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए है, मान लीजिए 2 साल के लिए है, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी भी देश में अगर आपातकालीन की स्थिति है तो इसे फिर से 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे करके एक एक वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। देश में आपातकालीन की स्थिति समाप्त होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि 1-2 वर्ष के लिए देश में आपातकालीन की स्थिति थी, लेकिन आज समाप्त हो गई है, तो अब से 6 महीने से ज़्यादा लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्या लोकसभा का कार्यकाल अभी तक कभी बढ़ाया गया है? तो हाँ, 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक बार के लिए बढ़ाया गया है। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया है? तो लोकसभा का कार्यकाल अभी तक सिर्फ एक बार बढ़ाया गया है। एक बार बढ़ाया गया है 1976 में। अब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे दे सकते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को दे सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र या इस्तीफा दे सकते हैं। अब लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, तथा उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। 25 वर्ष या इससे ज़्यादा होने पे कोई भी व्यक्ति लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। मतलब सांसद बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वह व्यक्ति घोषित अपराधी ना हो, वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तथा उसे भारत के किसी एक संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति सिर्फ उसी संसदीय क्षेत्र से लड़ सकता है जिसका वह मतदाता है? तो ऐसा नहीं है। वह भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब लोकसभा सदस्य की अयोग्यता देख लेते हैं कि कब कोई व्यक्ति लोकसभा सदस्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यदि वह व्यक्ति केंद्र या राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, या फिर वह समय सीमा के भीतर चुनावी खर्च का लेखा जोखा देने में असफल हो जाता हो तब, या फिर वह व्यक्ति अपनी इच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता हो तथा पार्टी के विरुद्ध कोई निर्णय लेता हो। अगर कोई व्यक्ति बिना सूचना के 60 दिन से अधिक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो अपनी सदस्यता गंवा देता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति लगातार कितने दिन लोकसभा में अनुपस्थित रहे तो अपनी सदस्यता गंवा देगा? तो 60 दिन से अगर अधिक अनुपस्थित रहता है लगातार तो अपनी सदस्यता गंवा देता है। अगर कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या फिर रिश्वत खोरी के मामले में दंडित पाया गया तब भी वह लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है। या फिर छुआछूत, दहेज जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार करने में लिप्त हो। ऊपर आप जितनी अयोग्यता संबंधी प्रश्न देखे हैं उस पे राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य है या फिर अयोग्य है। तो उसी चीज को यहाँ पे दिया गया है कि किसी सदस्य के उपरोक्त निहरताओं या फिर अयोग्यताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। यद्यपि राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से राय लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से राय लेकर यह डिसीजन लेता है कि कौन व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने के लायक है और कौन व्यक्ति लोकसभा बनने के लायक नहीं है। अब सदस्यों का शपथ देख लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के पूर्व या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है।
लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य सदस्यों की तरह शपथ लेता है। इसके शपथ के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह आम सदस्यों की तरह ही लोकसभा का शपथ लेता है और इसकी सदस्यता ग्रहण करता है। अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाती है। इसका मतलब ये हो गया कि लोकसभा के जितने सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष और किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। मान लीजिए अगर लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाना हो तो इसे 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। 14 दिन पहले इसे सूचित किया जाता है। वही बात यहाँ लिखी गई है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से पहले इसे 14 दिन पूर्व ही सूचना मिल जाना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा अपना निर्णायक मत देता है जब मतदान बराबर हुआ हो। मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक पारित करने के लिए पेश किया गया हो तथा इस पे दो पक्ष हों, कुछ लोग इसमें पक्ष पे हों और कुछ लोग इसमें विपक्ष पे हों। कुछ लोग इस विधेयक को पारित करने के पक्ष में हों और कुछ इसके विपक्ष में हों। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो गया तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देकर डिसीजन लेता है। नहीं तो सामान्य स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी मत नहीं देता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित है तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं दे सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना हो तो आप अगर उसका मत लेंगे तो क्या वह कभी अपने विपक्ष में वोट करेगा? तो कभी नहीं। तो इसलिए हम उस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णायक मत नहीं लेते हैं। अगर आप हमसे हमारी ही सत्ता छीनना चाहते हैं तो क्या हम आपका साथ देंगे? कभी नहीं। तो इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष का मत नहीं लिया जाता है। लोकसभा विघटित होने पर लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, वह नई लोकसभा की बैठक तक अपना पद धारण करता है। मान लीजिए कि आज लोकसभा विघटित हो गई तो क्या लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग देगा? तो ऐसा नहीं होता है। जब तक कि नई लोकसभा की बैठक ना हो जाए और वहां पर एक नया लोकसभा अध्यक्ष ना चुन लिया जाए तब तक लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं है तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष के शक्ति एवं कार्य के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष गण पूर्ति पूरा ना होने पर सदन को स्थगित कर सकता है। गण पूर्ति के लिए कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 1/10। कुल सदस्यों का 1/10 मतलब मान लीजिए कि लगभग 550 सदस्य हैं तो इसका 1/10 कितना हो गया? 55। तो लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के गण पूर्ति पूरा करने के लिए कुल कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1/10 या फिर 55। नीचे इन दोनों लाइनों में यही सब लिखा है
कि लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। वह सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है लेकिन निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य स्थिति में कभी भी मत नहीं देता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 118 के तहत करता है। लेकिन सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अब यहाँ से आपको दो इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है और आर्टिकल 118 के तहत करता है। तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इस पर लोकसभा के अध्यक्ष का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की और कौन सी शक्ति है? तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी भी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। तथा लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सभी संसदीय समितियों की सभापति नियुक्त करता है तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों व आचरण का लोकसभा में चर्चा नहीं की जा सकती है, ना ही लोकसभा के अध्यक्ष की आलोचना की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष की कितनी पावर होती है। अब लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर थे, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का था। लोकसभा सचिवालय सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। इस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिड़ला है, जिनकी लोकसभा कोटा है। ये कोटा राजस्थान से सांसद हैं और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे शपथ दिलाया जाता है। अभी प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? तो वह लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना होता है, जब तक कि कोई नया परमानेंट लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। जब लोकसभा में कोई परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद खुद ही समाप्त हो जाता है। अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, तो अभी लोकसभा में कोई अध्यक्ष नहीं है, तो टेम्परेरी बेस पे एक अध्यक्ष बनाया जाता है जिसे हम प्रोटेम स्पीकर या फिर सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाए। जब लोकसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा विघटित होती है तो उस समय लोकसभा में कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि एक टेम्परेरी बेस पे एक अध्यक्ष को नियुक्त करता है और उसे शपथ दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि जितने भी नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाता है तथा जब तक कोई नया सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक लोकसभा के कार्यों की देखरेख करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। अब लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष की चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष खुद निर्धारित करता है।
उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का बहुत खास काम नहीं होता है, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है जब लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में अनुपस्थित हो। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष की तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गया, या फिर किसी कारणों से वह देश में नहीं है, कहीं और जाना पड़ा। उस समय लोकसभा अध्यक्ष का काम लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, जब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो। तो इसका काम वही होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का सारा काम ही करता है जब लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित ना हो। जो उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, बल्कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब लेम डक सेशन क्या होता है? लेम मतलब होता है लंगड़ा। आपको बताते चलें कि लोकसभा के विघटन से पहले संसद का अंतिम सत्र लेम डक सेशन कहलाता है। मान लीजिए लोकसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है। मान लीजिए लोकसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है, तो इसके पहले जो बैठक होती है इसी को हम लेम डक सेशन कहते हैं। लेम डक सदस्य कौन होता है? तो लेम डक सदस्य वो होता है जो पुरानी लोकसभा के अंतिम सत्र के लिए बैठा हो, लेकिन नई लोकसभा के लिए नहीं चुना गया हो, तो उसे हम लेम डक सदस्य कहते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल से पहले जो अंतिम बैठक हुई हो, इसके बाद लोकसभा का चुनाव हो जाता है और कोई लोकसभा का सदस्य इसमें चुनाव हार जाता है, तो नई लोकसभा में बैठने योग्य तो नहीं रहेगा, तो इसी को हम लेम डक सदस्य कहते हैं। हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है। अब इस सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। किसी भी कार्य के लिए समूची मंत्रिमंडल को जिम्मेदार माना जाता है। लोकसभा में विश्वास खो देने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये हमारे मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपको याद रखना है कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। मान लीजिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना हो, तो आप किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, बल्कि पूरी मंत्रिमंडल के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। अगर मंत्रिमंडल विश्वास मत खो देता है, तो उस स्थिति में पूरी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब आगे हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 के तहत आता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और इसे हम राज्यों की परिषद भी कहते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के नाते कभी भंग नहीं होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, तो कभी नहीं, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, इसलिए हम इसे कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। और न ही लोकसभा की तरह इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपातकालीन के दौरान हम लोकसभा की कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम राज्यसभा की संरचना को देख लेते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं तथा 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 12 लोग कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े होते हैं। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पौंडीचेरी, अब जम्मू कश्मीर भी है, का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश बचे, जैसे अंडमान निकोबार, दमन व दीव, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, इन सब का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। अगर आपसे ये पूछे कि संसद में राष्ट्रपति कुल कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो कुल 14 लोगों को मनोनीत करता है। अगर ये पूछे कि लोकसभा में कुल कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो 2 लोगों को। अगर सिर्फ राज्यसभा में पूछे तो 12 लोगों को। लेकिन अगर राज्यसभा और लोकसभा न देकर
ये पूछ ले कि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने लोग मनोनीत होते हैं, तो कुल 14 लोग मनोनीत होते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्या पूछ रहा है, कि लोकसभा में कि राज्यसभा में कि कुल। तो लोकसभा में कुल 2 लोगों को, लोकसभा में 2 लोग को, राज्यसभा में 12 लोग को, टोटल मिला के कुल 14 लोगों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य का राज्यसभा में अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से जाते हैं, जो कि कुल 31 लोग जाते हैं, तथा लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से जाते हैं, जो कि कुल 80 लोग जाते हैं। अब राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो इसे देख लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन होता है? राज्य विधानसभा का जो विधायक होते हैं, इनके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ से पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली पर होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति पे होता है। सीटों का बंटवारा राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है। राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा के सभापति को या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? वेंकैया नायडू। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा सदस्यों की योग्यता देख लेते हैं। तो आप भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, और राज्यसभा सदस्य की उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति घोषित अपराधी न हो, या फिर किसी लाभ के पद पर ना हो। वही सारी योग्यता होती है जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए होती है। बस इसमें अंतर एक है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 30 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। तो एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता वही है जो लोकसभा सदस्य के लिए होता है। अब राज्यसभा के सभापति के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो क्वेश्चन पूछता है सीधे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। सभापति अपना प्रथम मत न दे सकता है और न ही सभापति को हटाए जाने की प्रक्रिया में वो अपना मत दे सकता है। सभापति केवल निर्णायक मत दे सकता है, जिस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष केवल निर्णायक मत दे सकता है। अगर मान लीजिए राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित है, तो उसमें सभापति अपना वोट नहीं दे सकता है। वही बात हुई कि अगर मान लीजिए सभापति को वोट देने का अधिकार मिल जाए, तो वही बात हुई कि आप किसी से उसकी सत्ता या उसकी गद्दी छीन रहे हैं और उसी से पूछ रहे हैं क्या तुम अपना सत्ता छोड़ोगे। राज्यसभा के सभापति के हटाए जाने की प्रक्रिया में सभापति सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है एवं कार्रवाई में
अपना हिस्सा ले सकता है, उसमें भाग ले सकता है, किंतु मत देने के योग्य नहीं होता है। और मतदान बराबर होने की स्थिति में भी वह उस स्थिति में वोट नहीं दे सकता है जब इसे हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में चल रही हो। राज्यसभा के उपसभापति की जरूरत तब पड़ती है जब राज्यसभा में सभापति उपस्थित न हो, तो राज्यसभा सभापति के सारे कार्यों की देखरेख उपसभापति करता है। अब राज्यसभा से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राज्यसभा को 1952 में स्थापित किया गया था और यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन होने के नाते इसे हम विघटित नहीं कर सकते हैं। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्यों को चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष के लिए होती है। इनका कार्यकाल कितने के लिए होता है? 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के नाते कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा के सदस्य पुनः निर्वाचित के पात्र होते हैं और राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा के सभापति की कार्यों की देखरेख करता है। बजट सहित धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक राज्यसभा में पेश होते हैं। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि धन विधेयक हम कहाँ पेश करते हैं? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, जबकि इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा के कार्य क्या है? दोनों सदनों का मुख्य कार्य कानून को पारित करना है। प्रत्येक विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना चाहिए और कानून बनने से पहले इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए। अगर किसी भी कानून को पारित करना है तो सबसे पहले वह लोकसभा में जाता है, फिर वहाँ से राज्यसभा में जाता है, फिर लोकसभा को भेजती है, फिर वहाँ से राष्ट्रपति के पास जाता है। ऐसे जाके तब कानून बनता है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है वे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के तहत उल्लिखित है। आमतौर पर संघीय विषय वे महत्वपूर्ण विषय हैं जो सुविधा, दक्षता, सुरक्षा के कारणों से अखिल भारतीय आधार पर स्थित हैं। संसद केवल कानून बनाने का काम करती है तो ऐसा नहीं है। संसद कानून पारित करने के अलावा प्रस्ताव के माध्यम से स्थगन, चर्चा के लिए प्रस्ताव और सदस्यों द्वारा मंत्रियों को संबंधित देश के प्रशासन पर नियंत्रण और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीट हैं, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25-25 सीटें हैं, उड़ीसा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17, असम में 14 और झारखंड में 14। असम और झारखंड में 14-14 हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25-25 सीट हैं। असम और झारखंड में 14-14 सीट है, जबकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25-25 सीट है। पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 6, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा में 2-2 सीटें हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, मिजोरम,
नागालैंड, सिक्किम और पौंडीचेरी में एक एक सीट है। यहाँ पे हमारा संसद समाप्त होता है। अब बच गया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। आप ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल नर्चर IQ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नर्चर IQ।